और हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब बने हुए हैं। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले लोगों के सवालों को सुलझाए थे और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में क्या क्या गलतफहमियां आमतौर पर लोग पाल बैठते हैं। तो 3 गलतफहमी मुकेश पटेल साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। पहला, अगर आप इनकम टैक्स पेबल नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, ये गलतफहमी है। आपको फाइल करना है, क्यों करना बता दिया था इन्होंने। दूसरा कि कई सारे इनकम जो है एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं, तब आपको उसको बताना नहीं, रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ये भी गलतफहमी है। आपको रिपोर्टिंग करनी है, ये भी मुकेश पटेल साहब ने बताया। तीसरा कि अपने स्टेटस को सही से बताएं, एनआरआई हैं या फिर रेजिडेंशियल है, इससे ही बहुत फर्क पड़ता है। 3 चीज़ तो हो गई। अब कुछ और प्रक्रिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आमतौर पर लोग गलती कर लेते हैं। फटाफट वो समझ लेते हैं, फिर लोगों के सवाल लेंगे। मुकेश पटेल साहब। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इस साल से एक जो नया प्रावधान आया है बजट 26 से कि 31 जुलाई की जो कैटेगरी थी उसको विभाजित कर दिया गया है 2 कैटेगरीज में। माना 31 अगस्त को उन्होंने इसलिए 1 महीना आपको ज्यादा दिया है कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या तो पार्टनर की इनकम है जहां ऑडिट कोई भी प्रकार का या टैक्स ऑडिट नहीं लगता है, तो उस केस में, बिजनेस इनकम वाले केस में 31 अगस्त में पड़ सकते हैं। इसके सिवा सब केसेस 31 जुलाई में आएंगे। अब लोग ये समझते हैं केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ ही, ऐसा नहीं है। ऑल अदर एसएससीज, अभी एक ITR 5 भरा जाता है एओपी या ट्रस्ट के लिए, छोटे छोटे एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट ट्रस्ट है, तो उनको भी 31 जुलाई लगेगा, नहीं कि 31 अगस्त। तो ये किसको जुलाई और किसको अगस्त, लक्ष्मण जी ये ध्यान रखना है। और सबसे अंतिम एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि शेड्यूल AL एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिनको भरना है, जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वो कई बार क्या कहते हैं कि भाई एसेट्स तो दिखा दिए हमने, पर लायबिलिटीज में वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, क्योंकि कई बार आपने 2-3 करोड़ का निवेश किया तो उसमें 1-1.5 करोड़ आपने अपने फैमिली मेंबर्स या कहीं से लोन ली, लायबिलिटी की, तो ये आप नहीं दिखाएंगे। आपको क्वेरी आएगी तो आप कहेंगे ये तो मेरा एसेट है, पर कहां से सोर्स किया, उतने फंड्स आपके नहीं हैं। तो लायबिलिटीज इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लक्ष्मण जी ये ध्यान में रखना है। तो शेड्यूल AL भी सही तरीके से, जैसे एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल भरते हैं, इसको भी भरना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 5 बातें हमने बताई आज। चलिए, तो ये सारी बातों का ख्याल रखेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो और समय से फाइल कर लेगा, समय से पहले फाइल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो अंतिम समय में वेबसाइट वगैरह हैंग करना शुरू कर देता है, फिर आप लोग एक्सटेंशन की डिमांड करने लग जाते हैं। लेकिन समय बहुत है और इन बारीकियों का, इन गलतफहमियों का ज़रूर से ख्याल रखिएगा। इस बीच कई सारे सवाल हमारे पास आए, फटाफट सवाल एक लेते हैं। योगेंद्र नेगी साहब का सवाल है, नैनीताल से है। दरअसल मुकेश पटेल साहब बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल है। इनके पास 2025-26 में, फाइनेंशियल ईयर में, इन्होंने खेती की जमीन बेची और इस बेचने के बदले इनको अलग अलग तारीखों में, किस्तों में कुल 23,44,000 रुपए प्राप्त हुए। और ये जो पैसे मिले ये दरअसल चेक के जरिए मिले, लेकिन इस पर कोई TDS नहीं कटा है। और ये ट्रांजैक्शन इनके AIS TIS में भी दिख नहीं रहा है। अब ये ITR 2 भर रहे हैं क्योंकि इनको शेयर बाजार वगैरह से आमदनी होती रहती है। अब ये पूछना चाहते हैं कि इस खेती की जमीन पे जो पैसा, ये जो सेल है, ये टैक्स फ्री है क्या? लक्ष्मण जी, TDS नहीं कटा है तो अनुमान करते हैं कि ये रूरल सेक्टर की जो उसकी कंडीशंस में आता है उसके हिसाब से ये एग्जम्प्ट इनकम होनी चाहिए, नहीं तो देयर वुड हैव बीन TDS। पर मेरा उनसे एडवाइस ये है कि जैसे हमने आगे बताया, इसको शेड्यूल EI में एग्जम्प्ट इनकम के तौर से वो दिखाएं। जो सेक्शन 214 में हम एग्जम्पशन क्लेम करते हैं कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसका फायदा ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको, दे विल नॉट कैच हिम ऑन द रॉन्ग फुट। तो ये बात अगर वो ख्याल में रखते हैं और एग्जम्पशन क्लेम करें तो ही कैन गो अहेड। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। ये दरअसल ग्रामीण जमीन है और कृषि जमीन है,
तो भले ही टैक्स नहीं कटा हो, टीडीएस नहीं कटा हो, लेकिन आप इसको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाइए, ताकि कल होकर किसी को शक हो तो देख लेगा अच्छा पैसा आया है तो यहाँ से पैसा आया, साफ तौर से नजर आ जाए। तो ये बहुत ही बाकी लोगों के लिए काफी काम का सवाल था ये। इस बीच एक सवाल और है मुकेश जी, रोहित पेशवानी जी का, ये मुंबई से सवाल है, इनका भी कुछ ऐसा ही मामला है। इनको विरासत में प्रॉपर्टी मिली थी और इसको इन्होंने बेच दिया, और ये प्रॉपर्टी 1982 से 1982 से इनके पास थी। तो अब ये जो बेचा है तो इसको 3 हिस्सों में बांटा है। ये 3 हिस्सों में बांटा है तो करीब 15 लाख रुपए इनके पास आए हैं। तो इसमें कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन कैसे होगा, और नई संपत्ति खरीदने तक इस राशि को कहां पार्क किया जा सकता है ताकि टैक्स का लाभ मिल सके? बिल्कुल। और एक चीज और बता दूं, खरीदार ने जिसने खरीदा है उन्होंने 15,000 रुपए टीडीएस भी काटा इनका। मैं समझता हूं, बिल्कुल। तो आपको सबसे पहला तो आपने 1982 में ये जमीन रोहित जी ने खरीदी है उनकी फैमिली की, तो आप 1/4/2001 की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसको आप अपना बेस प्राइस ले सकते हैं, और उसके आधार से आप गिनती करते हुए आप तय करिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उस पर 12.5% का आपको टैक्स लगेगा। आप हालांकि नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 54 या 54F के नियम अनुसार आपको फायदा मिल सकता है। और पार्क कहां करें, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पार्क करें, ताकि रिटर्न भरने से पहले आप इसमें दिखा के एग्जम्पशन क्लेम करें और 2 साल के समय के अंदर आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकें या 3 साल में कंस्ट्रक्शन कर सकें। लक्ष्मण जी, चलिए, तो ये सारे सुझाव हैं, और आप में से कई लोग ऐसी प्रॉपर्टी बेचते हैं और बेचने पर तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा आपको मिलता है। आपके पास जो कैपिटल गेन्स बनता है, कैलकुलेशन, और कैसे टैक्स की देनदारी बनती है, इसका हिसाब किताब मुकेश पटेल साहब ने बता दिया। तो मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बेहद आसान भाषा में। और इस आसान भाषा में जवाब का इंतजार अगले एपिसोड में भी रहेगा, और ऐसे ही आप कुछ बारीक चीज़ें निकाल कर लाइएगा, चूंकि अभी रिटर्न फाइल करने का महीना चल रहा है। तो आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही आपको मोबाइल पर कनेक्ट करा करके अपने टैक्स गुरु से बात करवा सकूं, ताकि आपके हर उलझन को दूर कर सके। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।